हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी स्टडी क्लास। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 और धारा 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम धारा 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने के बारे में बताता है। तो पहला पॉइंट इसका कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो वो होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा इसका पॉइंट कहता है कि यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तारीख नियत करे, यानी कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जिस तारीख को नियत करेगी उसी तारीख को ये लागू होगा। इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस संहिता के अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य या ऐसा कोई लोप करता है और वह भारत के भीतर ही करता है तो वह भारतीय विधि के अंतर्गत ही दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जो भी उसको दंड दिया जाएगा वो भारतीय विधि के अंतर्गत दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है, भारत से बाहर यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है और वह भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है तो भारत से परे किसी स्थान पर किए गए किसी भी कृत्य के लिए वह भारतीय विधि के अनुसार ही दोषी ठहराया जाएगा। यह माना जाएगा कि उसने अपराध भारत में ही किया है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि भारत से बाहर अगर वो कोई रह रहा है और उसने भारत के बाहर कोई अपराध कारित किया है तो वह भारतीय विधि के अनुसार ही विचारण का पात्र होगा। उसका विचारण जो होगा वो भारतीय विधि के अंतर्गत ही होगा। वो भारत से किसी दूसरे स्थान में किसी परे किसी स्थान पर अगर वो कोई अपराधी है, अपराध किया है, तो वह भारतीय विधि के अंतर्गत ही दोषी ठहराया जाएगा और यह माना जाएगा कि यह अपराध उसने भारत में ही किया है। भले ही उसने बाहर में किया है लेकिन वह अपराध भारत में ही किया है, ऐसा माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस संहिता के उपबंध। कुछ उपबंध बताए गए हैं जिसमें कहा गया है, पहला जो है वो कहता है कि भारत से बाहर किसी परे स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, किसी के द्वारा। और तीसरा पॉइंट कहता है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से किसी परे किसी स्थान पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो वह भारतीय विधि के अंतर्गत दंडित किया जाएगा उसे। इसका एक स्पष्टीकरण है जिसे हम पढ़ते हैं, इस धारा में अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया प्रत्येक कार्य आता है। यदि वह भारत में किया गया हो तो इस संहिता के अंतर्गत वह दंडनीय होता। कहने का मतलब ये है कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया प्रत्येक कार्य आता है, जो कि यदि भारत में किया गया होता तो भारतीय विधि के अंतर्गत वह दंडनीय होता। ठीक है, अब आता है धारा 2, जो कि परिभाषाओं के बारे में बताता है। तो पहली परिभाषा हम देखेंगे वो है कार्य, यानी कि एक्ट के बारे में। इसके अनुसार कार्य शब्द की कार्यों की आवली का उसी प्रकार प्रतीक है जिस तरह एक कार्य का। इसको साधारण शब्दों में मैंने भी लिखा है, इसे भी पढ़ते हैं। कार्य का अर्थ जो है, कार्य शब्द केवल एक ही कार्य शामिल नहीं होता इसमें, बल्कि अनेक कार्य भी शामिल होते हैं। इसमें कहा गया है कि कार्य में सिर्फ एक ही कोई कार्य, पर्टिकुलर कोई एक कार्य शामिल नहीं होता है। कोई भी किया गया कार्य है, अनेक कार्य भी है, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसमें एक केस बताया गया है ओम प्रकाश बनाम राज्य का। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि कार्य शब्द का मतलब किसी व्यक्ति को केवल एक ही कार्य से नहीं बल्कि क्रमबद्ध कार्य को भी यह इंगित करता है।
न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति के सिर्फ एक ही कार्य को हम कार्य नहीं कहेंगे, बल्कि उसने जितने भी क्रमबद्ध कार्य किए हैं उस सभी चीज़ों को कार्य शब्द में इंगित किया जाता है। दूसरा जो क्लॉज है वह जीव जंतु यानी कि एनिमल के बारे में बताता है। जीव जंतु शब्द मानव से अलग किसी जीवित प्राणी का प्रतीक है। अब मानव से अलग कोई जीवित प्राणी है तो वो तो जीव जंतु ही होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा शिशु। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, वो कौन होगा? शिशु होगा, बच्चा होगा। उसके बाद हम देखते हैं धारा 2 की उपधारा 4 कूटकरण। यदि कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के समान इस इरादे से करता है कि वह जैसी चीज की प्रवंचना करे तो यह माना जाएगा कि वह कूटकरण करता है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई एक व्यक्ति है, वह एक चीज को दूसरे चीज से वो क्या करता है, उसको बदल देता है। किस आशय से? वह धोखा देने के आशय से। तो यदि वह व्यक्ति ऐसा करता है तो यह कहा जाएगा कि उसने क्या किया है? कूटकरण किया है। पांचवा हम देखते हैं वो न्यायालय के बारे में बताता है। न्यायालय शब्द न्यायाधीश या न्यायिक निकाय का प्रतीक है, जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए कानून के द्वारा सशक्त किया गया है। न्यायिक कार्य करने के लिए कानून के द्वारा जिसे सशक्त किया गया है वह कौन होगा? न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और वह न्यायालय होगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है मृत्यु। मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का प्रतीक है। बेईमानी, इसके अनुसार बेईमानी का मतलब इस आशय से है कि कोई कार्य करना जो एक व्यक्ति को लाभ हो रही है, दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि हो रही है। ठीक है। बेईमानी किससे होती है? एक व्यक्ति को लाभ होता है और दूसरे व्यक्ति को हानि होती है। यदि कोई व्यक्ति है वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा है और सामने वाले की हानि के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये बेईमानी की परिभाषा आती है। इसमें वह व्यक्ति बेईमानी कर रहा है। अब आता है धारा 2 की उपधारा 8 कहते हैं दस्तावेज के बारे में। दस्तावेज शब्द किसी ऐसे विषय का प्रतीक है जिसको किसी पदार्थ पर अंकों, चिन्हों के साधनों के द्वारा स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से उसको वर्णित किया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी शामिल होते हैं। उसे साक्ष्य के रूप में हम उपयोग भी कर सकते हैं। वह क्या होता है? दस्तावेज होता है। ठीक है। धारा 2 की उपधारा 9 जो है वो कपट पूर्वक को परिभाषित करती है। कपट पूर्वक में कपट करने के आशय से किया गया कोई भी कार्य आता है। अब कपट के लिए कौन कौन से दोष इसमें जरूरी तत्व बताए गए हैं? तो पहला है धोखा देने का आशय, और दूसरा है धोखे के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाना, यानी कि किसी व्यक्ति को धोखा देना और धोखा से उसको क्या करना? उसको नुकसानी या फिर उसको क्षति पहुंचाना। ये आता है कपट पूर्वक यानी कि फ्रॉड करना। इसके बाद आता है लिंग। लिंग की परिभाषा। लिंग पुल्लिंगवाचक शब्द है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ। सद्भावना पूर्वक का अर्थ है ईमानदारी और अच्छे इरादे के साथ कार्य करना, बिना किसी गलत इरादे या छल या कपट के, ऐसे भाव से जो कि सहयोग, सद्भावना और विश्वास पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से, अच्छे इरादे से कोई कार्य करता है, बिना किसी छल या कपट के कार्य करता है और वह सहयोग की भावना दिखाता है, सद्भावना करता है और उस व्यक्ति पर विश्वास जागृत कराता है, तो ये विश्वास के आधार पर ही ये होता है। ये कहलाता है सद्भाव पूर्वक कार्य करना। एक हम केस पढ़ते हैं इस परिभाषा से रिलेटेड हम एक केस पढ़ते हैं। शुक्रो कविराज बनाम एम्परर का केस है। इस मामले में कविराज नामक एक चिकित्सक ने, जिसका ज्ञान जो है वो
अनुभव पर आधारित होता है। उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास सिर्फ अनुभव है। उसने आंतरिक बवासीर के लिए एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया जिसमें उसने साधारण चाकू का प्रयोग किया, जिससे उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा रक्त बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उसने सद्भाव से कार्य नहीं किया था। भले ही इस तरह के अनेक उसने ऑपरेशन किए होंगे कई अवसरों पर, लेकिन वहाँ पर उसने सद्भाव से उसने कार्य नहीं किया था। ठीक है, हमारी अगली परिभाषा है वो है संशय। संशय में किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करना, ये संशय में आता है। आप किसी व्यक्ति को आश्रय दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, उसे गोला बारूद और वाहन का साधन दे रहे हो और पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की आप मदद कर रहे हो, किसी अपराधी की मदद कर रहे हो, तो ये आता है आपका संशय। संशय की परिभाषा के अंदर आता है। अब आता है क्षति। यह शब्द किसी भी तरह की अपहानि का प्रतीक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई हो। यदि आप किसी व्यक्ति की शरीर, उसकी संपत्ति, उसके मन, उसको आप प्रभावित करते हैं और उसको क्षति पहुंचाते हैं, तो वह क्षति क्या होती है? क्षति की परिभाषा में आती है। अब हम धारा 2 की उपधारा 21 चल संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध या भूमध्य किसी चीज़ों से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, उनको छोड़कर हर तरह की संपत्ति जो है वह चल संपत्ति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो सोना, चांदी, ये सभी क्या है? आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि मूव होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वह मूव हो सकती है। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, जो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है, वह चल संपत्ति कहलाती है। अब सोना, चांदी, ये सभी क्या है? चोरी हो सकती है, तो यानी कि वो मूव कर रही है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब आता है लोक सेवक, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में। लोक सेवक में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिसमें ये सभी शामिल हैं। तो इसमें पहला आता है सेना, नौसेना या वायु सेना, हर आयुक्त अधिकारी, ये सभी कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। दूसरा आता है हमारा हर न्यायाधीश, जो किन्हीं न्याय निर्णायक कार्यों, चाहे वह स्वयं या व्यक्ति के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए सशक्त किया गया है, तो वह भी पब्लिक सर्वेंट है। तीसरा आता है न्यायालय का हर अधिकारी, जिसमें समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, या किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करने या कोई दस्तावेज जो बनाते हैं, वह सभी कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। चौथा कहता है किसी न्यायालय या लोक सेवा की सहायता करने वाला हर असेंसर या पंचायत का जो सदस्य होता है। ठीक है, ये असेंसर नहीं होगा, ये असिस्टेंट होगा या पंचायत का कोई सदस्य होगा। ठीक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। पांचवा है हर मध्यस्थ, जिसको किसी न्यायालय या सक्षम लोक अधिकारी के द्वारा कोई मामला या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, वह अधिकारी भी लोक सेवक होता है। छठा, हर व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के परिरोध में करने के लिए सशक्त है। सातवां, सरकार का हर अधिकारी जो अपराध के निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक सेवक सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे, वह सभी क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब आता है हमारा सदोष अभिलाप। साधारण शब्दों में इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति से फ़ायदा ले लेता है जिसका फ़ायदा लेने के लिए वह वैध रूप से हकदार नहीं है, वैध रूप से वह हकदार नहीं है, और वह विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा, यानी कि वो चाकू लेके जा रहा है या बंदूक लेके जा रहा है,
विधि विरुद्ध साधन है ये, और इसके द्वारा यदि किसी संपत्ति से वो फ़ायदा ले लेता है, बेईमानी करके या किसी भी तरीके से वो फ़ायदा लेता है, तो वह सदोष अभिलाप के अंतर्गत आता है, रॉन्गफुल गेन के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे सदोष हानि। सदोष हानि यानी कि रॉन्गफुल लॉस। इसका अर्थ है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति को हानि पहुंचाना जिसका हकदार व वैध रूप से उस संपत्ति के होने वाली हानि या नुकसान को उठाने वाला व्यक्ति हो। कहने का मतलब ये है कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा यदि संपत्ति को हानि पहुंचाया जाता है जिसका हकदार व वैध रूप से उस संपत्ति को होने वाली हानि या नुकसान को उठाने वाला व्यक्ति होता है, तो वह क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस होता है, यानी कि सदोष हानि होता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।